हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी सीएचएन क्लास चल रही थी और ये आज की हमारी तीसरी क्लास है सीएचएन की। और वैसे 25 पार्ट नंबर 25 है। और हम प्रीवियस क्लास में जो हमने डील किया था वो बीसीजी को डील किया था और पोलियो वैक्सीन को हमने डील किया था। और इस क्लास में हम डील करेंगे एमएमआर, डीपीटी, डीटी एंड टिटनेस टॉक्साइड को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, MMR vaccine should be given at the age of 9 to 12 month, 0 to 14 days, 1 to 2 month, 15 to 18 month। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो MMR वैक्सीन है वो 9 से 12 महीने के बच्चों को हम लगाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, टाइप ऑफ MMR वैक्सीन। MMR वैक्सीन कौन सी वैक्सीन होती है? किल्ड वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है, लाइव बैक्टीरियल होती है या किल्ड बैक्टीरियल होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो MMR वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट, ग्लूटियल, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, डेल्टॉइड या फोर आर्म? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट एस्पेक्ट ऑफ थाई। इसको जो लगाते हैं वो डीपीटी वैक्सीन को जो हम लेफ्ट एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन कौन से रूट में लगाते हैं? ओरल, सबक्यूटेनियस, IM या IV? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो डीपीटी वैक्सीन है वो इंटरमस्कुलर हम लगाते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, डीपीटी वैक्सीन इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। डीपीटी किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है? डायरिया, पर्टियोसिस, टिटनेस, डायरिया, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टियोटिस, टिटनेस या डिप्थीरिया, पोलियो, टिटेनस? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, पर्टियोसिस एंड टिटनेस से ये हमको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी? मेजल्स, BCG, टिटेनस या डीपीटी? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो टिटनेस वैक्सीन होता है, जो टिटनेस का वैक्सीन होता है वो प्रेग्नेंट लेडी में दे सकते हैं। देन वो क्या होता है, मतलब देन जो फर्स्ट डोज है ना, जो फर्स्ट डोज लगाते हैं हम 0.5 ml IM लगाते हैं, रूट से देते हैं और ये अपर आर्म में लगाते हैं, है ना, मतलब लेफ्ट या राइट डेल्टोइड में लगा देते हैं। देन कब लगाते हैं इसको? 16 से 24 वीक में लगाते हैं। देन और सेकेंड डोज लगाते हैं इसी के अंतराल में 1 मंथ का गैप करते हैं या 4 वीक का गैप करके हम लगाते हैं। 24 से 30 वीक में इंसर्ट कर देते हैं। हालांकि दोनों डोज के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। और अगर आइडियली हम देखा जाए तो सेकेंड डोज कब लगाया जाता है? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के 1 महीने पहले, और उसके 1 महीने पहले हमको फर्स्ट डोज लगाना चाहिए। वो सबसे बेनिफिशियल होता है। और ये जो टिटनेस वैक्सीन होता है ये लाइव वायरस वैक्सीन, जैसे मेजल्स, रूबेला इत्यादि को प्रेग्नेंट लेडी को बचाना चाहिए। मेजल्स और रूबेला हम नहीं देते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। और ये जो टिटनेस होता है वो एक टॉक्सिक वैक्सीन होती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, एन इम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन रिपोर्ट फॉर वैक्सीनेशन अबाउट 20 डेज पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब उसको डिलीवरी होने वाली है 20 दिन के अंदर, तो उसको वैक्सीनेशन, हमको वैक्सीन लगाना है। द नर्स एक्शन क्या करेगी? नर्स क्या करेगी? गिवन 1 डोज टिटनेस टॉक्साइड एंड एडवाइस द सेकेंड डोज आफ्टर डिलीवरी एंड 2 डोज टिटनेस टॉक्साइड a week of interval. Then advise passive immunization आफ्टर डिलीवरी या गिव एंटी टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या करेंगे? गिवन 1 डोज टिटनेस टॉक्साइड एंड सेकेंड डोज लगाएंगे आफ्टर डिलीवरी। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी? इन्फ्लुएंजा, टिटनेस, ओरल पोलियो या रेबीज? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो टिटनेस वैक्सीन है वो हम लगाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को। देन हमारा अगला प्रश्न है, मिनिमम इंटरवल बिटवीन द 2 डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी 8 वीक, 3 वीक, 4 वीक या 2 वीक? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 वीक या 1 मंथ का हम गैप करते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है,
द मिनिमम नंबर ऑफ डोज टिटनेस टॉक्साइड गिवन अ प्रेग्नेंट वुमेन, 3 डोज, 1 डोज, 2 डोज या 4 डोज। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हम 2 डोज लगाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में। देन हमारा अगला प्रश्न है, रूबेला वैक्सीन इज प्रिस्क्राइब्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड to a 2 days postpartum client. The nurse preparing to administer the vaccine developed in list of the potential associated with this vaccine. With this vaccine, the nurse review the list of the client and continue the क्लाइंट अवॉइड। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एक रूबेला वैक्सीन को हम 2 दिन में पोस्टपार्टम क्लाइंट में को हमको प्रिस्क्राइब करना मतलब देना है। तो नर्स वैक्सीन को तैयार करने के लिए समय को इस वैक्सीन को संबंध में पोटेंशियल रिस्क को एक लिस्ट बनाती है। उसके पोटेंशियल जो वैक्सीन हम दे रहे हैं उस नर्स क्या करेगी, उसका एक लिस्ट बनाएगी पोटेंशियल रिस्क का, कि उस वैक्सीन को देने से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाएगी। जो नर्स क्लाइंट के साथ उस लिस्ट को रिव्यू करेगी, उस लिस्ट को क्लाइंट के साथ बताएगी कि ये हम वैक्सीन लगाएंगे तो इससे आपको क्या क्या हो सकता है ना। तो उसको समझाएगी, क्लाइंट को समझाएगी कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, है ना, उसको सावधानी बताएगी। तो हमारा जो ऑप्शन है, सनलाइट ऑफ फॉर 3 days, स्क्रैचिंग द इंजेक्शन साइड, देन प्रेगनेंसी फॉर 2 to 3 months आफ्टर वैक्सीन, या सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 to 3 months आफ्टर द वैक्सीन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या करेगी, प्रेगनेंसी 2 to 3 months आफ्टर वैक्सीन, मतलब प्रेगनेंसी से 2 से 3 हफ्ते पहले ही हमको वैक्सीन लगा देना चाहिए, वो भी कहेगा टिटनेस टॉक्साइड का। देन हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, रूबेला, डिप्थीरिया, टिटनेस या हेपेटाइटिस। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो रूबेला होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है काहे में, प्रेगनेंसी में, है ना। क्या करवा देता है ये आई, ईयर एंड हार्ट को डिफेक्ट करवा देता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, 7 year old गर्ल, एक 7 साल की लड़की है, इज बिगिन द हेयर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड गाइडलाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट नीडेड। मतलब एक 7 साल की लड़की है, उसका पहला इम्यूनाइजेशन शेड्यूल शुरू कर रही है वो, देन रिकमेंडेड गाइडलाइन के अनुसार, तो निम्न में से कौन सा वैक्सीन आवश्यक नहीं है, इन चारों में से कौन सी वैक्सीन उसको आवश्यक नहीं है। जो ऑप्शन है हमारा, पोलियो, मेजल्स, पर्टियोसिस या मम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो वैक्सीन पर्टियोसिस होती है वो मतलब गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको नीड नहीं होती है कि उस बच्ची को 7 साल की बच्ची को एडमिनिस्टर कर दें। देन हमारा अगला प्रश्न है, द रीजन वे डीपीटी इज रिपीटेड बाई डीटी फॉर चाइल्ड अबाउट 2 year, पर्टियोसिस इज मोर प्रिवेंट बिफोर 2 year, डिप्थीरिया कंपोनेंट्स इज ओनली रिक्वायर्ड, या चिल्ड्रन अबाउट 2 year डोंट नीड हैविली, या डीटी इज बेटर देन डीपीटी, देन इम्यूनिटी इन रिक्वायर्ड। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्टियोसिस इज मोर प्रिवेंट बिफोर 2 year old। देन हमारा अगला प्रश्न है, एक 6 साल का बच्चा है, अ 6 year old boy हैविंग नो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बी गिवन, उसको कोई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं हुआ, इम्यूनाइजेशन उसका नहीं हुआ, तो हम क्या क्या चाहिए उसको प्रिस्क्राइब गिवन देंगे, क्या दे देंगे, ओपीवी, बीसीजी, मेजल्स या डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी, मेजल्स या डीटी, ओपीवी, बीसीजी, टीटी या बीसीजी, टीटी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओपीवी, बीसीजी, मेजल्स और डिप्थीरिया टिटनेस देंगे हम पेशेंट को। देन हमारा अगला प्रश्न है, इंजेक्टिंग एन एंटीजन, एंटीसीरम एंड एंटीटॉक्सिक इनटू द इंडिविजुअल produce immunity to a specific disease is called inoculation, concurrently infection,
सस्पिसिबिलिटी या कैरियर कॉन्टैक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इन कोआगुलेशन की वैक्सीन से क्या तात्पर्य है? ये एक एंटीजन या माइक्रोबिक को एक व्यक्ति से किसी विशेष बीमारी को के खिलाफ इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी प्रदान करती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ आ फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव वैक्सीन? इसमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? टाइफॉइड, हिप वैक्सीन, ओपीवी या बीसीजी? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो हिप वैक्सीन होता है वो लाइव वैक्सीन नहीं होता है। देन ये हिप वैक्सीन एक इनएक्टिव वैक्सीन होती है जो एच इन्फ्लुएंजा के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, लेथार्जी, यूट्रिकेरिया, जनरलाइज्ड रैशेस या लो ग्रेड फीवर? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूट्रिकेरिया है ना। अब ये यूट्रिकेरिया क्या होता है? कुछ मामूली समस्या होती है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, मतलब नॉर्मल और ये समस्या होती है, इसमें फीवर, रेडनेस और पेन या सोलोविंग इसमें देखा जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, पेंटावलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट पेंटावलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है? डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी? और पोलियो, टीबी, मेजल्स, मम्स या हीमोफिलेंजा बी? मेजल्स, मम्स, रूबेला, टीबी, हीमोफिलेंजा बी, मेजल्स, मम्स, रूबेला, हीमोफिलेंजा बी या HIV? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो पेंटावेलेंट होती है वो डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी से प्रिवेंट करती है। देन हमारा अगला प्रश्न है, ओपन वाइल पॉलिसी इन अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? जापानीज इंसेफ्लाइटिस, मेजल्स एंड रोटावायरस या हेपेटाइटिस बी? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी। जो ओपन वाइल वैक्सीन की जो पॉलिसी होती है वो हेपेटाइटिस बी में काम में आती है। देन इसका जो सेशन होता है वो 4 वीक का होता है या 28 डेज उसको देखा। देन हमारा अगला प्रश्न है, ओपन वाइल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? जापानीज इंसेफ्लाइटिस, मेजल्स, रोटावायरस, हेपेटाइटिस बी? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो वैक्सीन वाइल्स पॉलिसी होती है वो हेपेटाइटिस बी में यूज आती है। और देन इसका जो वैक्सीन होती है ये वेस्टेज को कम करने के लिए ये काम में ली जाती है, वेस्टेज को कम करने के लिए काम में ली जा सकती है। देन इसका जो सेशन होता है वो 4 वीक बोल दो या 28 वीक तक रीयूज का अलाउ कर सकते हैं इसको। देन यह जो पॉलिसी होती है वो DPT, TT, OPV, IPV, पेंटावेलेंट एंड हेपेटाइटिस बी में एप्लीकेबल होती है। और कौन कौन सी वैक्सीन में एप्लीकेबल नहीं होती है? जैसे BCG, MR, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटावायरस एंड मेजल्स में ये एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, डाइल्यूएंट यूज इनटू मेजल्स शुड स्टोरेज, मतलब मेजल्स वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस में स्टोर कर सकते हैं? इन फ्रीजर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस या एट रूम टेम्परेचर? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हम जो मेजल्स वैक्सीन को हम स्टोर कर सकते हैं या स्टोर करके रखते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, इन विच कंडीशन वैक्सीन इनटू वैक्सीन कैरियर कैन बी यूज टिल 48 hours? इफ लीड्स इन thigh-close, if carrier is in cold place, is ice pack, is salt frozen या all of this? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। देन हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मेनी फुल्ली फ्रोजन आइस पैक टू बी यूज इनसाइड टू वैक्सीन कैरियर? 2, 4, 6 या 8? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होते हैं कैरियर्स। देन हमारा अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कन्विंस इम्यूनाइजेशन फॉर हर चाइल्ड? इम्यूनाइजेशन इज ओके फॉर यू बेबी कि अब यहाँ सॉरी, तब मैं मस्त प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कन्वेंस इम्यूनाइजेशन ऑफ हेयर, मतलब निम्न में से कौन सा कथन जो माँ अपने बच्चे को इम्यूनाइजेशन के बारे में आवश्यक रूप से उपयुक्त कर जाती है, मतलब बताती है कि हाँ उसका हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन इज ओके फॉर यू बेबी, आपको इम्यूनाइजेशन आपके बेबी को लग चुका है, वैक्सीन आर एक्सपेंसिव एंड यू आर गेटिंग इट फ्री, वैक्सीन विल प्रिवेंट द कंसियंस ऑफ द डिजीज इन फर्दर फॉर विच ऑफ द मेन्स या गवर्नमेंट विल बी टेकन अ पोस्ट ऑल पोस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन विल बी प्रिवेंट फॉर अकर ऑफ द डिजीज ऑफ फर्दर ऑफ द मीन्स, मतलब वैक्सीन में जो कमजोर या किल्स जीवाणु या अदर मतलब टॉक्साइड होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है, जैसे जिसके बीमारी होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन से बनती है और वो बीमारी को भविष्य में होने से रोकती है। देन हमारा अगला प्रश्न है वैक्सीन विच प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन आर थेराप्यूटिक वैक्सीन, प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन, टॉक्सिक वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन। जो प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन होता है वो और फ्यूचर में मतलब कोई से भी इन्फेक्शन करने को रोकथाम करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। देन हमारा अगला प्रश्न है ऑल आर द फॉलोइंग डिजीज आर प्रिवेंटेबल थ्रू इम्यूनाइजेशन एक्सेप्ट, कि मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि नीचे दिए गई सभी बीमारियों में से इम्यूनाइजेशन के द्वारा रोके जाने वाला योग्य किसी एक के अलावा मम्स, डिप्थीरिया, मेजल्स या इन्फ्लुएंजा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है। देन हमारा अगला प्रश्न है वैक्सीन एडमिनिस्टर एज इंटरनेशनल स्प्रे ऑन अ नोज ड्रॉप, ऑप्शन है रुबेला, मम्स, पोलियोमाइलिटिस या इन्फ्लुएंजा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है वो एक स्प्रे के रूप में होता है जो नेजल में ड्रॉप कर नेजल द्वारा दिया जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है ड्यूरिंग अ वैक्सीनेशन ड्राइव एट अ विल बेबी क्लिनिक इज नर्स ऑब्जर्व दैट अ रिकरेंट हार्डली नर्स इज नॉट वेयरिंग ग्लव्स, the nurse should be advise the newly hair nurse। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेल बेबी क्लिनिक पे एक वैक्सीनेशन माँ बच्चे को वैक्सीनेशन लगाने के लिए आई थी, तो जो नर्स है नर्स नवजात शिशु को बिना ग्लव्स पहने ही उसको वैक्सीनेशन लगा रही है। तो एक जो नर्स देख रही है, नर्स जो उसको देखी वैक्सीनेशन लगाते टाइम पे उसको सलाह दे रही है। तो क्या सलाह दे रही है, स्पीक विथ नर्स मैनेजर रिगार्डिंग टू टेक्निक, वो मैनेजर को शिकायत करेगी उसके बारे में। कंटिन्यू द इम्यूनाइजेशन साइन ग्लव्स आर नॉट नीडेड, वो बोलेगी कि हो गया लगा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। देन पुट ऑन ग्लव्स बिकॉज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ऑफ द रिक्वायर, ये ग्लव्स पहन लेगी तो प्रिकॉशन उसका रिक्वायर रहेगा। या elevated the child appearance or determined where the gloves needed, मतलब उसको बच्चे को लगा दो कि बच्चे को ग्लव्स नीडेड रहेगी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुट द ग्लव्स बिकॉज स्टैंड प्रिकॉशन ऑफ द रिक्वायर, मतलब बेबी को प्रिकॉशन मिलनी चाहिए। देन हमारा अगला प्रश्न है आफ्टर रिसीविंग इम्यूनाइजेशन डिप्थीरिया, टिटनेस एंड परट्यूसिस चाइल्ड डेवलप्ड स्वेलिंग and tenderness at the injection site, low grade fever and means the pediatric nurse informs the child parents। then हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एक डीपीटी के इम्यूनाइजेशन के बाद एक बच्चे को इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग हो रही, टेंडरनेस या लो ग्रेड फीवर आ रहा है ना, तो पेडियाट्रिक नर्स बच्चे को पेरेंट्स से क्या सूचित करेगी कि क्या करना चाहिए, दे शुड डिले
फ्यूचर इम्यूनाइजेशन अंटिल अ चाइल्ड सीन एलर्जिक, जब तक बच्चे को एलर्जिक विशेषज्ञ के द्वारा दिखाया नहीं जाता तब तक उसको इम्यूनाइजेशन नहीं देना चाहिए। या द रिकरेंस ऑफ सीवियर थ्रो दैट दे शुड बिगिन टू चाइल्ड एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, यह गंभीर रिएक्शन है अतः इसको तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको दिखाना चाहिए। या तीसरा है दिस इज एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन एंड इंस्ट्रक्शन देम टू डू थिंग, यह एक उचित रिएक्शन है एंड कुछ भी नहीं हो सकता इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मली होता रहता है। देन लास्ट हमारा दिस इज माइल्ड रिएक्शन एंड टीचिंग हाउ टू मैनेज, यह एक हल्की सी रिएक्शन है उसको मतलब टीचिंग के द्वारा ही मैनेज कर सकते हैं, मतलब उसको बता देंगे कि नहीं मैडम ये नॉर्मल है, उसको ठीक करा जाएगा। तुम्हारा करेक्ट आंसर यही है, दिस इज द माइल्ड रिएक्शन एंड टीचिंग ऑफ द फर्दर। देन हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 6 month ऑफ चाइल्ड रिसीविंग डीपीटी हेपेटाइटिस ए डीपीटी इम्यूनाइजेशन एट वेल बेबी क्लाइंट द मदर return home and call the clinic report, then the infant developed swelling and tenderness the ignition side, the nurse till the mother, मतलब वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक 6 महीने का बच्चा है, वो डीपीटी वैक्सीन लगा के बेबी क्लिनिक में वो अपने घर चली गई, मतलब घर जाके उसको क्या और जब घर उसने गई तब क्या देखा, डेवलपमेंट क्या स्वेलिंग हो रही, टेंडरनेस हो रहा और इंजेक्शन साइड में। तो मदर क्या करेगी, अप्लाई या वार्म pack to the injection site and begin infant back to the client, apply ice pack to the injection site and monitor the infection of the for fever। then हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्लाई आइस पैक टू द इंजेक्शन। हमारा अगला प्रश्न है नियोनेट born to women infection with hepatitis B should undergo which treatment, hepatitis B vaccine at birth 1 month, hepatitis B immunoglobulin at birth, no beta sticks vaccine, hepatic vaccine, hepatitis B immunoglobulin with 48 hours at birth, hepatitis B vaccine at first month, या hepatitis B immunoglobulin within 12 hours of birth and hepatitis B vaccine at birth 1 month and 6 month। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन होता है देन 12 month एट बर्थ, या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट द 1 month to 6 month, वो 1 month वो 6 महीने में लगाया जाता है। देन हमारा अगला प्रश्न है अ चाइल्ड इज बर्न टू अ वुमेन हु हैज टेस्ट एंटीजन पॉजिटिव, शुड द इन्फेंट रिसीविंग द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विद इन 12 hours एट बर्थ, विद इन 12 month आफ्टर बर्थ, या बिटवीन अगेंस्ट 1 to 4 month, या बिटवीन 6 to 18 month। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद इन 12 month एट बर्थ। देन हमारा अगला प्रश्न है रूट ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इंटरडर्मल, इंटरमस्कुलर, सबकुटेनियस या इंटरथिसियल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबकुटेनियस इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट लास्ट ऑफ अबाउट, जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन होती है वो कितने कब तक इम्यूनिटी देती है, 5 year, 2 year, 3 year या 4 year। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 साल तक मेनिंगोकोकल जो वैक्सीन होती है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन होती है वो 3 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और एक नया टॉपिक कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।